एल्डर कौशिक भी शामिल था। जब विराट को यह पता चला कि गरुड़ कबीले में शार्दूल ने जिस दिव्य चेतना अवतार को नष्ट किया था वह जटासुर का नहीं बल्कि लोहित कबीले के प्रमुख हिरण्य का था, तो उसके दिमाग में एक नई योजना ने जन्म लिया। शार्दूल के साथ क्षत कबीले में पहुंचने के बाद उसने शार्दूल को लोहित कबीले के एल्डर कौशिक का रूप धारण करने को कहा, ताकि वह क्रूर के साथ मिलकर साजिश रचने का नाटक कर सके। अगर जटासुर अपना दिव्य चेतना अवतार वापस क्षत कबीले में भेजता और वहां एल्डर कौशिक को देखता, तो निस्संदेह जटासुर का शक गहरा हो जाता, खासकर तब जब जटासुर ने खुद कौशिक और क्रूर को साजिश रचते देखा था, तो यह उसे कल्पना करने की पूरी छूट दे देता। विराट ने यह पूरा नाटक क्षत और लोहित कबीले के बीच दरार डालने और उनके बीच शक के बीज बोने के लिए रचा था। हालांकि विराट के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि जटासुर उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा शक्की था। विराट द्वारा रचे गए इस दृश्य ने न केवल जटासुर के मन में शक के बीज बोए, बल्कि उसे पूरी तरह से आग बबूला कर दिया। जब जटासुर को यह यकीन हो गया कि क्षत कबीले के सामने आने वाली सभी मौजूदा मुसीबतें लोहित कबीले की वजह से हैं, तो उसके दिल में लोहित कबीले और हिरण्य के खिलाफ गुस्से की एक भयंकर आग धधक उठी। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला। आह! जटासुर ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए एक भयंकर दहाड़ मारी। उसके दिव्य चेतना अवतार के नष्ट होने से उसकी आत्मा को अत्यंत गंभीर क्षति पहुंची थी। आत्मा में उठने वाले उस असहनीय दर्द ने उसके शरीर को लगभग ऐंठ कर रख दिया। प्रमुख, क्या हुआ? हॉल में मची खलबली को सुनकर उग्र दौड़ा हुआ अंदर आया। जब उसने जटासुर को इतनी भयंकर पीड़ा में देखा तो उग्र पूरी तरह से सन्न रह गया। उस कुत्ते क्रूर ने हमारे क्षत कबीले को धोखा देने की हिम्मत की। घृणित, सच में बहुत घृणित। जटासुर ने अपना सिर पकड़े हुए खून से लाल आंखों के साथ दहाड़ते हुए कहा, क्या? क्रूर ने हमारे क्षत कबीले को धोखा दिया? जटासुर की बात सुनकर उग्र एक बार फिर से सदमे में आ गया। इन एक के बाद एक फूटने वाले बम जैसे समाचारों ने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। भले ही उसे क्रूर कुछ खास पसंद नहीं था, आखिरकार उनके टकराव के दौरान क्रूर ने लोमश का पक्ष लिया था। फिर भी उग्र को यह सुनकर घोर अविश्वास हुआ कि क्रूर ने क्षत कबीले के साथ गद्दारी की है। क्रूर ने सच में क्षत कबीले को धोखा दिया था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ठीक उसी समय जब जटासुर क्रूर की गद्दारी, हिरण्य की चालबाजी और अपने स्वयं के दिव्य अवतार के नष्ट होने के क्रोध में जल रहा था, उसे अचानक अपने स्थानिक खजाने से एक चटकने की आवाज सुनाई दी। इसे महसूस करते हुए जटासुर ने अपनी आत्मा के दर्द को सहते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उस वस्तु को बाहर निकाला जिससे वह चटकने की आवाज आई थी। हालांकि उसे बाहर निकालते ही जटासुर एक बार फिर से गुस्से से पागल हो उठा, क्योंकि यह टूटी हुई वस्तु और कुछ नहीं बल्कि ललिता की जीवन पट्टिका थी। उसने ललिता को शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में भेजा था ताकि वह छोटे कबीलों के गठबंधन से अंगद को सौंपने के लिए कहे और इसके बदले में लोमश के खिलाफ किए गए उनके कृत्यों को माफ करने का वादा किया था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन कमीनों ने न केवल अंगद को नहीं सौंपा बल्कि ललिता की हत्या भी कर दी। ललिता की मौत ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, जिसने जटासुर की बची खुची समझदारी को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। हिरण्य लोहित कबीले, मैं तुम्हारे साथ मौत तक लड़ूंगा, जटासुर ने मन ही मन दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने हर बात का दोष हिरण्य और लोहित कबीले पर मढ़ दिया। जटासुर के दिमाग में उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी हुआ है वह उनके क्षत कबीले के खिलाफ हिरण्य की रची गई एक साजिश थी। वास्तव में जब उसने क्षत कबीले में लोहित कबीले के एल्डर कौशिक और क्रूर को एक साथ साजिश रचते देखा था, तभी लोहित कबीले के प्रति उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। लेकिन अब ललिता की मौत ने उसके गुस्से को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया था। आज तक क्षत कबीले के 5 षष्ठम विपत्ति लोक एल्डर्स में से 4 मारे जा चुके हैं। लोमश, ललिता और अकाल सभी गिर चुके हैं और क्रूर ने क्षत कबीले को धोखा देकर लोहित कबीले से हाथ मिला लिया है।
यह सब हिरण्य और लोहित कबीले की चालबाजियों का ही नतीजा है। अब उसके पक्ष में षष्ठम विपत्ति लोक का केवल एक एल्डर उग्र बचा है। अगर उसका दिव्य चेतना अवतार वापस क्षत कबीले में न गया होता और कौशिक और क्रूर की साजिश का गवाह न बना होता, तो शायद वह अब भी अंधेरे में होता, हिरण्य की झूठी दयालुता से धोखा खा रहा होता और अब भी यही मानता कि वह दुष्ट इंसान एक अच्छा व्यक्ति है। अगर वे इसी तरह हिरण्य के हाथों की कठपुतली बने रहे तो क्षत कबीले को पता भी नहीं चलेगा कि उनका क्या हश्र होने वाला है। जटासुर का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसने अचानक ऊपर देखा, उग्र को घूरते हुए फुफकार कर कहा, उग्र, तुरंत सारी सेना को इकट्ठा करो और हिरण्य को घेर कर मारने की तैयारी करो। प्रमुख, आपने क्या कहा? प्रमुख, हिरण्य को घेर कर मारना है? जटासुर की बात सुनकर उग्र सन्न रह गया और आश्चर्य से चीख पड़ा। क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? उग्र की बात सुनकर जटासुर की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने उग्र को घूरते हुए गुस्से से विकृत चेहरे के साथ पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि तुमने भी उस कुत्ते क्रूर की तरह मेरे क्षत कबीले को धोखा दे दिया है और लोहित कबीले से जा मिले हों? नहीं, नहीं प्रमुख, मैंने बिल्कुल भी क्षत कबीले को धोखा नहीं दिया है। जटासुर की बात सुनकर उग्र घबरा गया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और जटासुर के सामने सिर झुकाते हुए बोला, प्रमुख, आपको जांच करनी चाहिए। मैं हमेशा क्षत कबीले और आपके प्रति वफादार रहा हूं। प्रमुख, जटासुर की बातों ने उसे खौफजदा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केवल एक सवाल पूछने पर जटासुर ने उस पर क्षत कबीले को धोखा देने का शक क्यों किया। इस समय जटासुर के चेहरे के भाव बेहद खौफनाक थे। उसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था, जैसे वह किसी भी क्षण उसे मार डालेगा। इस हालत में जटासुर का सामना करते हुए उग्र डर के मारे लगभग सुन्न पड़ गया था। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जटासुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में फुफकारते हुए कहा, चूंकि कोई और नहीं है तो जल्दी करो और हिरण्य को घेर कर मारने के लिए सेना को इकट्ठा करो। जी जी प्रमुख, मैं इसे अब भी करता हूं। जटासुर की बात सुनकर उग्र ने बार बार सिर हिलाया। इस स्थिति में उसकी एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वह जटासुर द्वारा हिरण्य को घेर कर मारने के लिए अचानक इतनी बड़ी सेना को लामबंद करने के फैसले से पूरी तरह से हैरान और असमंजस में था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल पूछने की जुर्रत नहीं की। अब वह केवल एक ही काम कर सकता था और वह था जटासुर के आदेशों का सख्ती से पालन करना। अन्यथा अगर उसने जरा सी भी हिचकिचाहट दिखाई तो उसे पूरा शक था कि जटासुर उसे मार डालेगा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, अंधकार रसातल। अंगद, रौद्री, हमने पहले लोमश को मारा और अब हमने ललिता को भी मार दिया है। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जरासंध ने अंगद और विराट के पुतला अवतार के साथ साथ अंधकार दानवों के अन्य छोटे कबीलों के प्रमुखों को देखते हुए कुछ चिंता के साथ कहा, क्या ऐसा करने से हम क्षत कबीले को पूरी तरह से भड़का नहीं देंगे? कुछ ज्यादा? जरासंध की बात सुनकर अंगद तुरंत गुस्से से फुफकारते हुए बोला, हमने उनके 2 एल्डरों को मारा और यह ज्यादा है? क्षत कबीले ने मेरे गरुड़ कबीले को तबाह कर दिया। क्या वह बहुत ज्यादा नहीं था? उनके क्षत कबीले के केवल 2 एल्डरों को मारना तो उनके लिए बहुत बड़ी छूट है। जब ललिता आई थी और छोटे कबीलों के गठबंधन से उसे उनके नेता को क्षत कबीले को सौंपने के लिए कहा था, तो अंगद तुरंत गुस्से से पागल हो गया था। बिना एक शब्द कहे उसने तुरंत ललिता पर हमला कर दिया। जैसे ही अंगद ने अपनी चाल चली, विराट का पुतला अवतार, काल के, बर्बर और अन्य छोटे कबीलों के अंधकार दानव स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाले थे। छोटे कबीलों के शक्तिशाली अंधकार दानव योद्धाओं के एक समूह से घिरी हुई ललिता, एक षष्ठम विपत्ति लोक विशेषज्ञ होने के बावजूद अंततः अपनी नियति से नहीं बच सकी। हालांकि हमले के अचानक होने के कारण उन्होंने ललिता की चालों का अनुमान नहीं लगाया था और पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। लोमश पर उनके हमले के विपरीत, जहां वे पूरी तरह से तैयार थे। इसलिए हालांकि अंततः उन्होंने ललिता को मार डाला, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अपनी मौत की अंतिम घड़ियों में ललिता ने उनके 1 दर्जन से अधिक अंधकार दानव योद्धाओं को मार गिराया।
बिल्कुल सही। क्या ललिता को मारना क्षत कबीले को क्रोधित करने के लिए काफी है? जब क्षत कबीले ने वे नीच हरकतें की थीं, तो क्या उन्होंने सोचा था कि इससे हमें गुस्सा आएगा? कालकेय ने उसकी बात का समर्थन किया। एकदम सही। उनकी इतनी हिम्मत कि वे हमारे गठबंधन से हमारे नेता को सौंपने के लिए कहें। क्षत कबीला हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया तो वे सच में हमें कमजोर समझेंगे। बर्बर भी सहमत हुआ। छोटे कबीलों के अंधकार दानव जाति के अन्य प्रमुखों ने भी इन विचारों का समर्थन किया। यह देखकर जरासंध केवल आह भरकर रह गया। उसे लगा कि स्थिति तेजी से बेकाबू होती जा रही है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो उसे डर था कि एक दिन यह छोटा कबीला गठबंधन शायद अभी भी क्षत कबीले के साथ सीधे टकराव में आ जाएगा। वह ओजस कबीले की सेना का नेतृत्व करते हुए यहां दो उद्देश्यों से आया था। एक तो इस छोटे कबीले के गठबंधन के नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना, और दूसरा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमले में भाग लेना। लेकिन अब इनमें से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। इसके बजाय इस छोटे कबीले के गठबंधन और क्षत कबीले के बीच के रिश्ते तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे यहां विशेष रूप से क्षत कबीले से निपटने के लिए आए थे। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला। जटासुर, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हिरण्य ने जटासुर पर अविश्वास और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। जटासुर का अचानक हमला एक ऐसी बात थी जिसके बारे में हिरण्य ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह पूरी तरह से असावधान पकड़ा गया। इसके अलावा क्षत कबीले की सेना के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे घेर कर मारने का इरादा रखते थे। इस दृश्य को देखकर हिरण्य पूरी तरह से भयभीत और क्रोधित हो उठा। मैं पागल हूं? हाँ हिरण्य, मैं वास्तव में पागल हो गया हूं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुत्ते ने मुझे पागल कर दिया है। जटासुर पागलों की तरह हंसा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मैंने तुम्हें पागल कर दिया है? मैंने तुम्हें कैसे पागल कर दिया? जटासुर की बात सुनकर हिरण्य ने पूरी तरह से हैरान होते हुए पूछा। उसने तो केवल जटासुर से गरुड़ कबीले के विनाश के पीछे की सच्चाई की जांच करने के लिए कहा था। क्या यह कोई जबरदस्ती थी? इतनी छोटी सी बात के लिए जटासुर उसके खिलाफ इस तरह का क्रूर कदम उठाने के लिए तैयार था? हिरण्य, तुम अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। जटासुर ने हिरण्य को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे लोहित कबीले की साजिशों के बारे में नहीं जानता। हमारे लोहित कबीले की साजिशें? हम लोहित कबीले वाले क्या साजिश रच रहे हैं? जटासुर की बात सुनकर हिरण्य और भी ज्यादा हैरान रह गया। हे, अभी भी नाटक कर रहे हो? जटासुर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। गरुड़ कबीले का विनाश, लोमश की हत्या और हमारे क्षत कबीले और छोटे कबीलों के गठबंधन के बीच का टकराव, क्या यह सब तुम्हारी साजिश नहीं है हिरण्य? हमारा क्षत कबीला इस समय जिस मुसीबत में फंसा है वह सब तुम्हारा ही किया धरा है। हे हिरण्य, तुम्हारी योजना सचमुच शानदार है। पहले तुम चाहते हो कि हमारा क्षत कबीला और छोटे कबीलों का गठबंधन मौत के घाट उतरने तक एक दूसरे से लड़ें ताकि तुम्हारा लोहित कबीला इसका फायदा उठा सके, लेकिन दुर्भाग्य से जो बोओगे वही काटोगे। तुम्हारे लोहित कबीले की साजिश को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। जटासुर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारे क्षत कबीले के खिलाफ साजिश रची है? गरुड़ कबीले का विनाश और लोमश की हत्या, उससे मेरा क्या लेना देना है? हिरण्य गुस्से से दहाड़ा। वह जटासुर की बातों से और भी ज्यादा भ्रमित होता जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या चल रहा है। गरुड़ कबीले का विनाश उसके सिर पर कैसे आ सकता है? इसका उससे क्या संबंध है? यह सरासर मनगढ़ंत बात है। यह सोचते हुए हिरण्य की रीढ़ में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब जटासुर द्वारा पहले से ही रची गई कोई चाल हो? क्या यह सब जटासुर द्वारा बिछाया गया एक जाल था? उसने जानबूझकर उसे यहां लालच देकर बुलाया, फिर एक धुएं का पर्दा बनाया, गरुड़ कबीले के विनाश का रहस्य खड़ा किया और फिर उसे जांच करने के लिए एक दिव्य चेतना अवतार भेजने के लिए मजबूर किया। इस बीच जटासुर ने वहां पहले से ही अपना जाल बिछा रखा था। उसके दिव्य अवतार के आने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे नष्ट कर सके
और कम से कम कीमत पर उसे अधिकतम नुकसान पहुंचा सके। एक बार जब उसकी आत्मा घायल हो जाती तो जटासुर तुरंत क्षत कबीले की सेना का नेतृत्व करके उसे घेर कर मार डालता। शक्ति सिंधु महाद्वीप से आने वाला खतरा, यह सब जटासुर द्वारा उससे निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया महज एक बहाना था। आखिरकार उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति की जांच नहीं की थी। यह सब जटासुर का एक तरफा बयान था, और जटासुर ने जो कुछ भी किया था वह उसे मारने के लिए बिछाया गया एक जाल था। लेकिन जटासुर ऐसा क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही मानव जाति के पाले में गद्दारी कर दी हो? क्या वह अंधकार दानवों का गद्दार बन गया है? अन्यथा वह अपनों के प्रति इतना क्रूर और निर्दयी क्यों होगा? गरुड़ कबीले ने तो बस थोड़ा सा ही उनका अपमान किया था, फिर भी क्षत कबीले ने उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। क्या उसे अपने किए के परिणामों का पता नहीं था? इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि जटासुर ने अंधकार दानवों को धोखा दिया है और गुप्त रूप से मानव जाति के साथ मिली भगत की है। यही कारण है कि उसने ये अकल्पनीय कार्य किए हैं। हिरण्य ने जितना इसके बारे में सोचा, यह अनुमान उतना ही सच लगने लगा। इस स्पष्टीकरण के साथ वे सभी संदेह और सवाल जो पहले उसे परेशान कर रहे थे, अचानक स्पष्ट हो गए। अन्यथा यह समझाना असंभव होगा कि क्षत कबीला इस तरह के समझ से बाहर और असामान्य तरीके से क्यों व्यवहार करेगा। लेकिन अगर जटासुर ने अंधकार दानवों को धोखा देकर मानवों का साथ दिया था, तो सब कुछ तर्कसंगत लग रहा था। यह सोचकर हिरण्य सदमे और गुस्से से भर गया। जटासुर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कमीना अंधकार दानवों को धोखा देने और मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए मानवों के साथ मिली भगत करने की हिम्मत करेगा। मैंने पहले तुम पर इतना भरोसा किया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा बेदिल नीच इंसान ऐसा कुछ करने की हिम्मत करेगा। हिरण्य ने जटासुर पर दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज सदमे और गुस्से से कांप रही थी। मैंने मानवों के साथ मिली भगत की और अंधकार दानवों को धोखा दिया? हिरण्य की बात सुनकर जटासुर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह कमीना हिरण्य, उन्होंने हमारे और क्षत कबीले के खिलाफ यह जाल बिछाया, हमें निगलने की साजिश रची। अब जब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है तो वे पलटकर मुझ पर मानवों के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। यह हद दर्जे की नीचता है। इस क्षण जटासुर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। उसने हिरण्य से आगे कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और अपना हाथ लहराते हुए उग्र और क्षत सेना के बाकी लोगों को आदेश दिया, हमला! इस कमीने को मार डालो! फिर वह हिरण्य की ओर झपटा। जटासुर के आदेश पर उग्र, कर्ण और अन्य अंधकार दानव सेनापतियों ने तुरंत क्षत सेना का नेतृत्व करते हुए हिरण्य को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। यह देखकर हिरण्य सदमे और गुस्से से भर गया। यह कमीना जटासुर सच में उसे मरा हुआ देखना चाहता था। जटासुर, अगर मैं हिरण्य आज यहां से बच निकला तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम नीच इंसान! हिरण्य दहाड़ा। हिरण्य, तुम बूढ़े कुत्ते, तुम्हें लगता है कि तुम आज यहां से बच पाओगे? सपने देखना छोड़ दो, मरो! जटासुर गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जटासुर और हिरण्य के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि हिरण्य जटासुर से काफी ज्यादा मजबूत था, लेकिन जटासुर के पास 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के योद्धाओं और हजारों महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव जनरलों की एक विशाल सेना थी, जो उनके बीच की खाई को पाटने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इस जानलेवा स्थिति में फंसने के बाद हिरण्य की हालत बेहद खतरनाक हो गई थी। भले ही वह अपने चरम पर होता, 2 करोड़ दिव्य विकास लोक के योद्धाओं से घिरा होना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होता, अब तो उसकी आत्मा भी बुरी तरह से घायल थी और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। जटासुर और पूरी क्षत कबीले की सेना के अथक हमले के तहत हिरण्य ने खुद को जल्दी ही एक निराशाजनक स्थिति में पाया। क्षत कबीले के सैनिकों की अंतहीन धारा को पास आते देख हिरण्य को लगा कि निराशा की एक लहर उसके ऊपर से गुजर गई है। क्या वह आज सच में यहीं मरने वाला था? ठीक जब हिरण्य भयंकर संकट में था, दूर क्षितिज पर अचानक बादलों वाले जहाजों का एक विशाल बेड़ा दिखाई दिया। यह बेड़ा तेजी से भैरव कबीले की ओर आ रहा था। इस विशाल बेड़े के प्रकट होने से भैरव कबीले में चल रहे युद्ध में
खलबली मच गई और कई विशालकाय अंधकार दानव बादलों वाले जहाजों से उड़कर बाहर निकले, जो तेजी से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। प्रमुख, आप यह क्या कर रहे हैं? जब विशाल अंधकार दानव पहुंचे और स्थिति को देखा तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। एक शक्तिशाली सप्तम विपत्ति लोक का अंधकार दानव अलार्म में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह विस्मयादिबोधक सुनकर हिरण्य मुड़ा और उनकी ओर देखने लगा। जब उसने अंधकार दानवों को प्रकट होते देखा तो वह खुशी से झूम उठा और चिल्लाया, निदेश, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आओ और मेरी मदद करो। जिस अंधकार दानव ने अभी विस्मयादिबोधक किया था वह कोई और नहीं बल्कि लोहित कबीले का द्वितीय एल्डर निदेश था। निदेश ने लोहित कबीले से 1 करोड़ दिव्य विकास लोक सेना का नेतृत्व किया था और अंततः आज भैरव कबीले में पहुंच गया था। हालांकि अपने आगमन पर उसने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। जटासुर और क्षत कबीले की एक बड़ी सेना उनके लोहित कबीले के प्रमुख हिरण्य को घेर कर मार रही थी। यह देखकर निदेश सन्न रह गया। क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ सेना को एक साथ मिलाने के लिए जटासुर के व्यक्तिगत निमंत्रण पर लोहित कबीले ने अपनी सेना नहीं भेजी थी? लेकिन यह सब क्या चल रहा था? जी प्रमुख, हिरण्य की बात सुनकर निदेश अपने सदमे से बाहर आया और जरा भी देर न करते हुए तुरंत लोहित कबीले के कई छठे स्तर के एल्डरों के साथ उड़कर जटासुर और क्षत कबीले की सेना के खिलाफ हिरण्य की मदद करने पहुंच गया। प्रमुख, ये क्या हो रहा है? निदेश ने क्षत कबीले के हमलों को रोकते हुए गौर आश्चर्य में पूछा। हिरण्य अचानक जटासुर और क्षत कबीले की सेना के साथ इतने भयंकर युद्ध में कैसे उलझ गया? बात करना बंद करो। वह कुत्ता जटासुर, वह एक गद्दार है। उसने वास्तव में मुझे और हमारे लोहित कबीले को नुकसान पहुंचाने के लिए मानवों के साथ मिली भगत की है। उसके पिछले सभी बयान झूठ थे जो उसने मेरे लिए जाल बिछाने के लिए गढ़े थे। हिरण्य ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना उनकी साजिश कामयाब हो जाती। क्या? उस कुत्ते जटासुर ने अंधकार दानव वंश को धोखा देने और मानवों के साथ मिली भगत करने की हिम्मत की? हिरण्य के शब्द सुनकर निदेश और लोहित कबीले के एल्डर तुरंत आगबबूला हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप से आने वाले खतरे की बात महज एक साजिश थी। उनके लोहित कबीले के लिए विशेष रूप से बिछाया गया एक जाल था। क्षत कबीले की सेना के हमले का डटकर मुकाबला करने में हिरण्य की मदद करते हुए निदेश ने अपने बगल में खड़े लोहित कबीले के एक एल्डर को निर्देश दिया कि वह तुरंत वहां की सेना से संपर्क करे और उनकी मदद के लिए दौड़े। जब जटासुर ने निदेश और लोहित कबीले के अन्य एल्डरों को आते देखा तो उसका चेहरा काफी काला पड़ गया। वे उस नीच हिरण्य को मारने ही वाले थे कि तभी उनके घोर आश्चर्य के बीच लोहित कबीले की सेना ठीक उसी क्षण आ पहुंची। मारो, मार डालो, उन सबको मार डालो! जटासुर खून जैसी लाल आंखों से दहाड़ा। वह अपनी पूरी ताकत से हिरण्य की ओर झपटा। उसे लोहित सेना के आने से पहले हिरण्य को मारना ही था, अन्यथा एक बार उनके वहां पहुंचने के बाद उसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जटासुर के उकसाने पर उग्र कर्ण और क्षत कबीले के अन्य योद्धा जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। बूम बूम बूम! क्षत सेना के युद्ध व्यूह से एक के बाद एक खौफनाक हमले निकले जो हिरण्य, निदेश और अन्य लोहित अंधकार दानवों पर जा गिरे। उन अथक और क्रूर हमलों के तहत लोहित कबीले के एल्डर दर्द से चीख पड़े, क्योंकि उनके शरीर खौफनाक प्रहारों से छिन्न भिन्न हो गए थे। एक ही पल में मैदान में केवल हिरण्य और निदेश बचे थे। इसके अलावा हिरण्य और निदेश दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। हालांकि वे दोनों ही अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, लेकिन वे इतनी बड़ी सेना के हमले का सामना नहीं कर सके। उनकी स्थिति एक बार फिर बेहद खतरनाक हो गई थी। सौभाग्य से उनके डटे रहने के दौरान लोहित सेना अंततः आ पहुंची। उन्हें मार डालो, उस कमीने जटासुर को मार डालो! हिरण्य ने पहुंच रही लोहित सेना पर गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वह सच में जटासुर और क्षत कबीले से बहुत क्रोधित था। इस बार जटासुर और क्षत सेना के संयुक्त हमले के तहत उसे अकल्पनीय रूप से गंभीर चोटें आई थीं। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए यह पता नहीं था कि उसे ठीक होने में कितने साल लगेंगे।
हिरण्य के मन में जटासुर और क्षत कबीलों के लिए घोर नफरत भर गई थी। हिरण्य के आदेश के तहत आ रही लोहित कबीले की सेना ने क्षत सेना पर जोरदार हमला बोल दिया। दोनों सेनाएं एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा गईं। भैरव कबीले के क्षेत्र में एक विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। सांब इस धरती हिला देने वाले युद्ध को देखते हुए एक कोने में सिकुड़ा हुआ कांप रहा था। उनके भैरव कबीले के क्षेत्र में इतना खौफनाक युद्ध छिड़ना उनके कबीले के लिए एक विनाशकारी आपदा थी। भैरव कबीले के आम सदस्य इस खौफनाक युद्ध में चीखते हुए धूल में मिल गए। इस युद्ध के बाद कंटक महाद्वीप से भैरव कबीले का नामो निशान प्रभावी रूप से मिट गया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के साथ पहले हुए अनगिनत युद्धों के परिणाम स्वरूप केवल आरोहण, दिव्य विकास और महाविपत्ति लोकों में भैरव कबीले के सदस्यों को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अब उनके अपने ही क्षेत्र में चल रहे इस महायुद्ध ने पूरे भैरव कबीले को जड़ से ही मिटा दिया था। ठीक जब सांब घोर आतंक में इस दृश्य को देख रहा था, अचानक उसकी आत्मा के भीतर के प्रतिबंधों में कंपन हुआ। अगले ही पल सांब की आंखों पर एक परत सी छा गई और जब वे फिर से साफ हुईं, तो जो शरीर उसके पास अब था वह मूल सांब का नहीं था। इस क्षण विराट ने उसकी आत्मा के भीतर लगाए गए प्रतिबंधों के माध्यम से सांब की आंखों का उपयोग करके स्थिति की जांच करते हुए उसे नियंत्रित कर लिया था। जब उसने भैरव कबीले के क्षेत्र में धरती हिला देने वाले युद्ध को भड़कते देखा, तो विराट पल भर के लिए सन्न रह गया। उसकी मूल योजना केवल कौशिक वाली घटना का उपयोग करके जटासुर और लोहित कबीले के बीच दरार डालना था, ताकि क्षत और लोहित कबीलों के बीच टकराव पैदा हो सके। यहां तक कि विराट ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके कार्यों से अंततः क्षत और लोहित सेनाओं के बीच पूर्ण पैमाने युद्ध छिड़ जाएगा। अब जो हो रहा था वह वास्तव में विराट के लिए एक अप्रत्याशित बोनस था। इस युद्ध के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि क्षत और लोहित कबीलों के पास अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने की न तो ताकत बचेगी और न ही कोई इच्छा होगी। इससे शक्ति सिंधु महाद्वीप को तेजी से विकसित होने के लिए बहुत जरूरी राहत मिलेगी। चल रहे युद्ध को देखकर विराट ने कुछ पल के लिए विचार किया और अंततः आग में घी डालने का फैसला किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप, अंधकार रसातल। क्या हो रहा है? यह स्थानिक मार्ग इतनी जोर से क्यों हिल रहा है? अंधकार दानव जाति के छोटे कबीलों के प्रमुखों ने अंधकार रसातल के ऊपर स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार को आश्चर्य और संदेह भरे भाव से देखा। इस समय स्थानिक मार्ग का भंवर बहुत जोर से हिल रहा था, जैसे वह किसी भी क्षण ढहने वाला हो। मैं जाकर देखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। उसी क्षण विराट का पुतला अवतार आगे बढ़ा और बोला, रौद्री, बेहतर होगा कि तुम मत जाओ। क्षत कबीला तुमसे हड्डी तक नफरत करता है। अगर तुम गई तो वे शायद तुम पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसी समय कालकेय आगे बढ़ा और उसने विराट के पुतले अवतार को ऐसा करने से रोक दिया। बिल्कुल सही रौद्री, तुम हमारे गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सदस्य हो। तुम इतनी आसानी से जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। चलो किसी और को भेजते हैं। बर्बर भी आगे बढ़ा और बोला। कालकेय और बर्बर के समझाने पर विराट का पुतला अवतार जाकर जांच करने की अपनी योजना को छोड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। सच तो यह था कि उसके कार्य स्थानिक मार्ग के दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा था उसे प्रसारित करने के लिए केवल एक बहाना थे। वह सांब की आंखों से भैरव कबीले के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ पहले ही स्पष्ट रूप से देख चुका था। अंततः बर्बर ने स्थानिक मार्ग से जांच करने के लिए रुधिर कबीले के एक प्रथम विपत्ति लोक के अंधकार दानव को भेजा। कुछ देर बाद वह अंधकार दानव मार्ग के दूसरी तरफ से वापस लौटा। प्रमुख, भैरव कबीले के क्षेत्र में क्षत कबीले और लोहित कबीले की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया है। लौटने वाला प्रथम विपत्ति लोक का अंधकार दानव सदमे से भरे चेहरे के साथ बर्बर की ओर देख रहा था। तुमने क्या कहा? क्षत कबीले और लोहित कबीले की सेना में युद्ध शुरू हो गया है। इस अंधकार दानव की रिपोर्ट सुनकर अंधकार दानव कबीलों के छोटे प्रमुखों के चेहरों पर घोर आश्चर्य के भाव छा गए। क्या तुम इस बात को लेकर पक्के हो?
अंगद ने उस अंधकार दानव का कंधा पकड़ लिया, उसे घूरते हुए जवाब मांगा। यह बिल्कुल सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख सकते हैं, अंधकार दानव ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह सुनकर अंगद ने उसका कंधा छोड़ दिया और तुरंत गरुड़ कबीले के पारलौकिक क्षेत्र के कई अंधकार दानवों को बुलाया और उन्हें स्थानिक मार्ग से जांच करने का निर्देश दिया। यह देखकर जरासंध और अन्य कबीलों ने भी स्थानिक मार्ग से जांच करने के लिए अपने अधीनस्थों को भेजा। जल्द ही जांच करने गए ये अंधकार दानव वापस लौट आए। प्रमुख, यह सच है, भैरव कबीले के क्षेत्र में क्षत कबीले और लोहित कबीले की सेनाओं ने सच में लड़ना शुरू कर दिया है। जटासुर और हिरण्य भी भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। गरुड़ कबीले से लौटा अंधकार दानव उत्साह से चिल्लाया, हा हा हा, भगवान हमारे साथ है। उस अंधकार दानव की रिपोर्ट सुनकर अंगद अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उत्साह में अपना सिर पीछे करते हुए जोर से हंसा। वह लंबे समय से क्षत कबीले से बदला लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जरासंध जैसे कमीने हमेशा उसके खिलाफ खड़े हुए और उसका समर्थन करने के लिए सेना भेजने से इनकार कर दिया। सभी कबीलों के समर्थन के बिना उसे भरोसा नहीं था कि वह क्षत कबीले को हरा पाएगा, इसलिए वह कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता रहा था। लेकिन अब क्षत कबीले और लोहित कबीले की सेना ने वास्तव में लड़ना शुरू कर दिया था, जो उसके लिए भगवान का दिया हुआ मौका था। सज्जनों, यह हमारे लिए भगवान का वरदान है। आइए हम हाथ मिलाएं, लोहित कबीले की मदद करें और क्षत कबीले और उस कमीने जटासुर का नामो निशान मिटा दें, अपने गठबंधन का बदला लें। अंगद ने अंधकार दानव जाति के छोटे कबीलों के प्रमुखों से जोश भरे स्वर में कहा। अंगद, क्या हमें इस पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? आखिरकार स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। क्या हमारा अचानक इन दो बड़े कबीलों के युद्ध में शामिल होना बुद्धिमानी होगी? जरासंध ने हिचकिचाते हुए कहा। वह सच में अंधकार दानव वंश के आंतरिक कलह में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर वे क्षत कबीले को हरा भी देते तो भी इससे उनके ओजस कबीले को कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर तुम कायर बने रहना चाहते हो तो यहीं रुको, अंगद ने उसकी तरफ देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा। इस बार अंगद ने जरासंध की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत स्थानिक मार्ग के जरिए उस धरती हिला देने वाले युद्ध में हिस्सा लेने के लिए गरुड़ कबीले की सेना का नेतृत्व किया। विराट के पुतले अवतार द्वारा नियंत्रित कालकेय, बर्बर और नव सरोवर कबीला भी उसके पीछे पीछे चले गए। इस बार छोटे कबीले के गठबंधन की सेना अभी भी काफी हद तक दो खेमों में बंटी हुई थी। अंगद, बर्बर, कालकेय और रौद्री, विराट का पुतला अवतार के नेतृत्व में 100 से अधिक छोटे कबीलों ने युद्ध में भाग लेने के लिए स्थानिक मार्ग के जरिए अपनी अपनी सेनाओं का कंटक महाद्वीप में वापस नेतृत्व किया। इस बीच जरासंध के ओजस कबीले के नेतृत्व वाले छोटे कबीले ऐसे युद्ध में शामिल होने के लिए अनिच्छुक रहे। अंततः ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका क्षत कबीले के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। वे सभी गठबंधन में बाद में शामिल होने वाले कबीले थे, रुधिर, महाकाल और नव सरोवर कबीलों के विपरीत, जिनका क्षत कबीले के साथ बड़ा टकराव था। अंत में दिव्य विकास लोक स्तर की अंधकार दानव सेना, जिसने अंगद, विराट के पुतले अवतार, बर्बर, कालकेय और अन्य कबीलों का अनुसरण करते हुए महान युद्ध में भाग लिया, उसकी संख्या लगभग 2 करोड़ थी। इस बीच जो अंधकार दानव सेना युद्ध में भाग न लेते हुए अंधकार रसातल में ही रुकी रही, उसकी संख्या 3 करोड़ थी। हालांकि प्रत्येक खेमे में कबीलों की संख्या लगभग एक समान थी, लेकिन जो कबीले सबसे पहले गठबंधन में शामिल हुए थे और जिन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ महायुद्ध में भाग लिया था, उनकी सेनाओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उनकी संख्या बाद में शामिल होने वाले कबीलों की तुलना में काफी कम थी। कंटक महाद्वीप, भैरव कबीला, क्षत और लोहित कबीलों की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस अत्यंत क्रूर युद्ध में अनगिनत सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, क्षत कबीले ने धीरे धीरे पलड़ा भारी कर लिया, जबकि लोहित कबीले की सेना बुरी तरह से दब गई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि क्षत कबीले की सेना ज्यादा मजबूत थी,
बल्कि इसीलिए था क्योंकि क्षत सेना के पास बहुत बड़ा संख्यात्मक लाभ था। शक्ति सिंधु महाद्वीप से निपटने के लिए जटासुर ने पूरे 2 करोड़ 55 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिकों को इकट्ठा किया था, जबकि हिरण्य ने केवल 1 करोड़ सैनिकों को ही इकट्ठा किया था। हालांकि समग्र सैन्य शक्ति के मामले में लोहित कबीला क्षत कबीले से थोड़ा बेहतर था, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी, क्षत सैनिकों की आधी। इतनी भारी संख्यात्मक असमानता के साथ लोहित कबीले की सेना स्वाभाविक रूप से क्षत कबीले का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लोहित कबीले की तरफ युद्ध को धीरे धीरे बिगड़ते हुए देखकर लोहित सैनिकों को क्षत कबीले की सेना के हाथों एक एक करके मरते हुए देखकर हिरण्य की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। इस बार लोहित कबीले को विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा था। न केवल उसे अकल्पनीय रूप से भारी झटके लगे थे, बल्कि लोहित कबीले की सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा वह शायद इस युद्ध के बाद जीवित भी न लौट पाए। एक बार जब क्षत कबीले की सेना द्वारा लोहित कबीले की सेना पूरी तरह से नष्ट कर दी जाएगी, तो संभवतः वह अंत में मौत से बच नहीं पाएगा। चूंकि उसकी वर्तमान चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए उसके लिए जटासुर और क्षत कबीले की सेना के पीछा करने से बचना असंभव था। क्या वह हिरण्य आज सच में यहीं मरने वाला था? जब हिरण्य पूरी तरह से निराशा से भर गया था, तभी उसने अचानक देखा कि दूर शक्ति सिंधु महाद्वीप से जुड़ने वाले स्थानिक मार्ग से होकर अंधकार दानव वंश की एक बड़ी सेना शक्ति सिंधु महाद्वीप से लौट रही थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप से लौटने के बाद अंधकार दानव वंश की ये सेनाएं तुरंत क्षत कबीले की सेना की ओर दौड़ पड़ीं। इन अंधकार दानवों का नेता कोई और नहीं बल्कि गरुड़ कबीले का प्रमुख अंगद था। यह देखकर हिरण्य खुशी से झूम उठा। अंगद, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। चलो उस गद्दार जटासुर को मार डालते हैं, जिसने मानवों के साथ मिली भगत की है और अंधकार दानवों को धोखा दिया है। हिरण्य ने अंगद की ओर चिल्लाते हुए कहा। छोटे कबीलों से आई इस विशाल सेना को देखकर हिरण्य को लगा जैसे उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। प्रमुख हिरण्य, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं। अंगद ने तुरंत जोर से जवाब दिया। यह देखकर जटासुर की आंखें लाल हो गईं। वह भी अंगद से दिल की गहराइयों से नफरत करता था, और आज यह कमीना आखिरकार उसके सामने आ ही गया था। हालांकि उसका सबसे महत्वपूर्ण काम अभी पहले हिरण्य को मारना था और फिर बाद में अंगद से निपटना था। उग्र, तुरंत एक विशाल सेना का नेतृत्व करो और उस स्थानिक मार्ग को नष्ट कर दो। जटासुर ने उग्र पर चिल्लाते हुए कहा, जो बड़ी ही भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। वह उन छोटे कबीलों की अंधकार दानव सेनाओं को स्थानिक मार्ग से लौटने की अनुमति नहीं दे सकता था। अन्यथा अगर छोटे कबीलों की वे 5 करोड़ की अंधकार दानव सेनाएं युद्ध में शामिल हो गईं, तो इसका खामियाजा उनके क्षत कबीले को ही भुगतना पड़ेगा। जटासुर की बात सुनकर उग्र स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जटासुर उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग को नष्ट करने का आदेश देगा। आखिरकार उनके क्षत कबीले ने इस स्थानिक मार्ग के निर्माण में बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने इस स्थानिक मार्ग को इस हद तक स्थिर करने के लिए इतनी मेहनत की थी कि इसमें से एक 6ठे स्तर का विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गुजर सके, और अब वे इसे अपने ही हाथों से नष्ट करना चाहते हैं। यह बात सच में बेतुकी थी। इस स्थानिक मार्ग के नष्ट हो जाने से उनके लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप से बदला लेना बहुत कठिन हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप पर उन्होंने जो भी नुकसान उठाया था वह सब बेकार चला जाएगा। यह सोचकर उग्र के मन में नाराजगी और हिचकिचाहट की भावना पैदा हुई। उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विराट के स्वर्ण नाग अवतार के हाथों भारी नुकसान उठाया था और बाद में बदला लेने की योजना बना रहा था। अगर यह स्थानिक मार्ग नष्ट हो गया तो उसे कभी भी वह अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि तैयार न होने के बावजूद उग्र की हिम्मत जटासुर के आदेशों की अवहेलना करने की नहीं हुई और उसने जल्दी ही एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए उस दिशा की ओर प्रस्थान किया। उग्र की सेना जल्द ही अंगद की गरुड़ कबीले की सेना से जा टकराई। दोनों सेनाओं के बीच तुरंत एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि इस युद्ध में
गरुड़ कबीले की सेना को उग्र की क्षत कबीले की सेना ने जल्दी ही खदेड़ दिया। गरुड़ कबीला पर्याप्त ताकत वाला एक छोटा कबीला होने के बावजूद क्षत कबीले की सेना का मुकाबला नहीं कर सका। एक ही झटके में गरुड़ सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह देखकर बर्बर ने मदद पहुंचाने के लिए तुरंत रुधिर कबीले की सेना का नेतृत्व किया। विराट के चतुर्थ विपत्ति पुतले अवतार ने भी अंगद की गरुड़ सेना की सहायता के लिए नव सरोवर कबीले के शेष 1 लाख दिव्य विकास लोक के सैनिकों का नेतृत्व किया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर लगातार हुए युद्धों में नव सरोवर कबीले की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वर्तमान में केवल यह छोटी सी सेना ही बची थी। हालांकि विराट ने नव सरोवर कबीले के शेष 1 लाख दिव्य विकास लोक सैनिकों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया और उन्हें पूरी तरह से युद्ध में झोंक दिया। शुरुआती चरणों में नव सरोवर कबीला शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने वाली मुख्य सेनाओं में से एक था। सबसे पहली बात, विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले इन अंधकार दानव कबीलों के जीवन की परवाह कैसे कर सकता था। जब तक अंधकार दानव वंश को अराजकता में धकेला जा सकता है और आपसी संघर्ष से कमजोर किया जा सकता है, तब तक विराट को कोई परवाह नहीं होगी, भले ही नव सरोवर कबीले की पूरी सेना ही क्यों न मिट जाए। छोटे कबीलों की सेनाओं के लगातार सहायता के लिए आने के साथ गरुड़ कबीले की सेना ने जल्दी ही स्थिति को स्थिर कर लिया। छोटे कबीले के गठबंधन की सेना और उग्र की मुख्य सेना धीरे धीरे गतिरोध की स्थिति में आ गए। दूर से यह सब देख रहे जटासुर को अत्यंत भयंकर महसूस होने लगा। अगर उग्र जल्दी जीत हासिल नहीं कर पाया और छोटे कबीलों की सेनाएं स्थानिक मार्ग से वापस लौटना जारी रखती हैं, तो उनके क्षत कबीले के लिए परिणाम अकल्पनीय होंगे। कर्ण, उग्र की मदद के लिए जल्दी से एक बड़ी सेना का नेतृत्व करो, जटासुर ने कर्ण पर चिल्लाते हुए कहा, जो पूरी ताकत से लड़ रहा था। क्षत कबीले के 5 एल्डरों में से उग्र के अलावा अन्य या तो मर चुके थे या उन्होंने उसे धोखा दे दिया था। उसके पास बहुत कम सक्षम सेनापति बचे थे और उग्र के अलावा कर्ण को क्षत कबीले का सबसे उत्कृष्ट योद्धा माना जा सकता था। छोटे कबीलों के गठबंधन को जल्दी से खत्म करने और स्थानिक मार्ग को नष्ट करने के लिए जटासुर ने अपने 2 सबसे सक्षम सेनापतियों को भेजा। जी प्रमुख। जटासुर की बात सुनकर कर्ण ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सहमत होने के बाद उसने तुरंत अपनी सेना का नेतृत्व छोटे कबीलों के गठबंधन की ओर किया। कर्ण की सेना के जुड़ने से उग्र को तुरंत फिर से बढ़त मिल गई और उसने छोटे कबीलों के गठबंधन को दबाना शुरू कर दिया। स्थानिक मार्ग के पास दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हालांकि जैसे जैसे अधिक से अधिक छोटे कबीलों की सेनाएं स्थानिक मार्ग से होते हुए अंधकार रसातल से लौट रही थीं, छोटे कबीलों के गठबंधन ने धीरे धीरे अपने नुकसान को उलट दिया। वास्तव में उनकी संख्या में वृद्धि के साथ छोटे कबीलों ने धीरे धीरे एक निश्चित लाभ प्राप्त कर लिया। यह देखकर उग्र के मन में घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कर्ण, तुम तुरंत स्थानिक मार्ग को नष्ट करने के लिए सेना का नेतृत्व करो, मैं तुम्हें कवर दूंगा, उग्र ने कर्ण की ओर चिल्लाते हुए कहा। जी 5वें एल्डर, कर्ण ने जल्दबाजी में जवाब दिया। हालांकि जटासुर ने उग्र को बहुत पहले ही उसके 5वें एल्डर के पद से हटा दिया था, लेकिन उग्र के अधीनस्थ के रूप में कर्ण उसे अब भी उसी नाम से संबोधित करता था। उग्र ने छोटे कबीलों की मित्र सेनाओं पर एक भयंकर हमले में अपनी सेना का नेतृत्व किया, इस इरादे से कि वह इसका उपयोग कर्ण की मुख्य सेना को कवर करने के लिए कर सके, जिससे उन्हें चारों ओर चक्कर लगाने और स्थानिक मार्ग को नष्ट करने का मौका मिल जाए। हालांकि अंगद और अंधकार दानव जाति के छोटे कबीलों के अन्य प्रमुखों ने उग्र और कर्ण के इरादों को स्पष्ट रूप से भांप लिया था और स्वाभाविक रूप से उन्हें सफल नहीं होने देने वाले थे। छोटे कबीलों की मित्र सेनाओं ने भी कर्ण की कार्रवाइयों को रोकने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। जी जान से लड़ने के बावजूद कर्ण अभी भी छोटे कबीलों की मित्र सेनाओं द्वारा बनाई गई रक्षा पंक्ति को तोड़ने में असमर्थ था। हालांकि कर्ण की सेना पीछे की ओर नहीं जा सकती थी, लेकिन उनका युद्ध उन्हें स्थानिक मार्ग के बहुत करीब ले आया था और लड़ाई के तीव्र झटके उसे लगातार प्रभावित कर रहे थे।
इन शक्तिशाली युद्ध के झटकों के प्रभाव में स्थानिक मार्ग अधिक से अधिक हिंसक रूप से हिलने लगा। कड़क कड़क, जैसे जैसे भयंकर युद्ध तेज होता गया, स्थानिक मार्ग टूटने लगा। उसकी सतह पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। अरे नहीं, स्थानिक मार्ग ढह रहा है, भागो! यह देखकर अंगद के चेहरे के भाव काफी बदल गए और उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा। उसने तुरंत गरुड़ कबीले की सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। यह देखकर अन्य कबीलों की अंधकार दानव सेनाओं ने भी अपनी अपनी सेनाओं को भागने का निर्देश दिया। यह देखकर उग्र और कर्ण की हिम्मत और देर तक रुकने की नहीं हुई और उन्होंने भी अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि स्थानिक मार्ग बहुत तेजी से ढह रहा था। इससे पहले कि वे दूर जा पाते, एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ पूरा स्थानिक मार्ग ढह गया। स्थानिक मार्ग के ढहने से एक ऐसा खौफनाक स्थानिक तूफान उठा जो सभी दिशाओं में फैल गया। इस स्थानिक मार्ग को जटासुर और हिरण्य ने कई जादुई कलाकृतियों का उपयोग करके स्थिर किया था, जिससे यह इतना मजबूत बन गया था कि इसमें से छठे स्तर का विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी गुजर सके। एक स्थानिक मार्ग जितना अधिक स्थिर होगा, उसके ढहने पर आने वाला स्थानिक तूफान उतना ही खौफनाक होगा। स्थानिक तूफान के गुजरने से अंधकार दानव सेना के कई सदस्य, जो समय पर भाग नहीं सके थे, जल्दी ही उसमें समा गए। आह! चीख पुकार की एक श्रृंखला गूंज उठी। स्थानिक तूफान के चंगुल में फंसे वे अंधकार दानव सैनिक पलक झपकते ही टुकड़ों में बिखर गए। इस स्थानिक तूफान में फंसने वाले किसी भी व्यक्ति के बचने की संभावना लगभग न के बराबर थी। यहां तक कि कर्ण, जो स्थानिक मार्ग के बहुत करीब था, अपनी क्षत कबीले की सेना के साथ ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि वह ढह गया। जल्द ही कर्ण और उसकी सेना उस खौफनाक स्थानिक तूफान की चपेट में आ गए और उसमें समा गए। नहीं, तूफान में निगल लिए जाने पर कर्ण ने अत्यधिक आक्रोश में दहाड़ते हुए कहा। उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप के खिलाफ युद्ध में जीवित बचने की उम्मीद नहीं थी, केवल इस स्थानिक तूफान द्वारा निगले जाने की उम्मीद थी। कर्ण ने तूफान के भीतर बचने के लिए पूरी जी-जान लगा दी, लेकिन अफसोस, इस स्थानिक तूफान की ताकत खौफनाक थी। उसके जैसा एक मामूली चतुर्थ विपत्ति लोक का अंधकार दानव इसका सामना कैसे कर सकता था। जल्द ही कर्ण उस खौफनाक स्थानिक तूफान द्वारा छिन्न भिन्न हो गया। कर्ण! यह देखकर उग्र निराशा में चीख पड़ा। कर्ण उसका भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था और अब उसकी स्थानिक तूफान में मौत हो गई थी, जिससे उग्र के मन में एक गहरा पछतावा भर गया था। क्षत कबीले से अंधकार दानवों की कर्ण की मुख्य सेना न केवल स्थानिक तूफान से निगल ली गई थी, बल्कि छोटे कबीलों के कई अंधकार दानव भी इसमें समा गए थे और बिना किसी नामो निशान के गायब हो गए। स्थानिक मार्ग के ढहने से उत्पन्न हुए इस स्थानिक तूफान ने कम से कम 50 लाख अंधकार दानवों को निगल लिया और यह केवल कंटक महाद्वीप पर ही हुआ था। स्थानिक मार्ग के दूसरी ओर शक्ति सिंधु महाद्वीप के अंधकार रसातल में स्थानिक मार्ग के ढहने से भी एक खौफनाक स्थानिक तूफान उठ खड़ा हुआ। अंधकार रसातल में तैनात अंधकार दानवों को भैरव कबीले में लड़ रहे लोगों की तुलना में इस ढहने का बाद में पता चला, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया भी धीमी थी। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि स्थानिक मार्ग ढहने वाला है, तब तक ऐसा होने ही वाला था। जरासंध और छोटे कबीलों के अन्य अंधकार दानव पागलों की तरह अंधकार रसातल के बाहरी हिस्से की ओर भागे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके भागने की गति उस गति से कहीं अधिक धीमी थी जिस गति से स्थानिक तूफान फैला था। जो अंधकार दानव तेजी से भागे वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे, लेकिन जो धीमी गति से भागे वे सभी स्थानिक तूफान में खिंच गए और उसकी खौफनाक शक्ति की चपेट में आ गए। इस स्थानिक तूफान में दिव्य विकास लोक के कम से कम 1 करोड़ अंधकार दानव मारे गए। सब खत्म हो गया। जरासंध ने खौफनाक दृश्य को देखते हुए राख जैसे चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्थानिक मार्ग ढह जाएगा, जिससे एक ऐसा विनाशकारी स्थानिक तूफान उठेगा जो सीधे तौर पर उनकी अंधकार दानव सेना के 1/3 हिस्से को खत्म कर देगा। हालांकि दिव्य विकास लोक के इन 1 करोड़ सैनिकों का नुकसान सबसे गंभीर परिणाम नहीं था। सबसे गंभीर परिणाम यह था कि स्थानिक मार्ग के ढहने से
कंटक महाद्वीप के साथ उनका संपर्क टूट गया था। अब वे उस स्थानिक मार्ग से कंटक महाद्वीप वापस नहीं लौट सकते थे और कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव भी अब स्थानिक मार्ग से होकर नहीं आ सकते थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर शेष उनकी सेना एक अलग थलग और असहाय सेना बन गई थी। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो उन्हें अंगद और अन्य लोगों के साथ कंटक महाद्वीप लौट जाना चाहिए था और तब वे इस मुश्किल में नहीं होते। अंधकार रसातल में स्थानिक मार्ग के ढहने से भारी खलबली मच गई, जिसने शक्ति सिंधु महाद्वीप की शक्तिशाली हस्तियों को सतर्क कर दिया। यह आखिर हुआ क्या? एल्डर पवन दानव नाशक नगर की शहर की दीवार पर खड़ा था और अंधकार रसातल की दिशा में देख रहा था। उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे के भाव थे। चलो चलें, चलकर देखते हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर ने उस दिशा में देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा। हालांकि जैसे ही उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य लोग अंधकार रसातल की ओर उड़ने वाले थे, एक आवाज गूंज उठी। तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अंधकार रसातल के ऊपर स्थानिक मार्ग के ढाने से पैदा हुई खलबली है। यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर पवन और अन्य लोग मुड़े और देखा कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार उनके पास आ गया था। क्या अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग ढह गया? विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर सन्न रह गए। उन्होंने पूरी जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ पूछा, भाई विराट, आखिर हुआ क्या है? अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग अचानक बिना किसी कारण के कैसे ढह सकता है? यह बिना किसी कारण के नहीं हुआ। विराट के स्वर्णनाक अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, स्थानिक मार्ग के दूसरी तरफ कंटक महाद्वीप पर भैरव कबीले के क्षेत्र में लोहित कबीले और क्षत कबीले की सेनाएं आपस में अत्यंत भयंकर युद्ध कर रही हैं। इस स्थानिक मार्ग के पास इतने बड़े स्तर की लड़ाई हो रही है। यह अजीब होता अगर स्थानिक मार्ग नहीं ढहता। क्या लोहित कबीला और क्षत कबीला आपस में लड़ रहे हैं? यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर और भी हैरान रह गए। उन्होंने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और बड़े ही संदेह के साथ पूछा, भाई विराट, क्या आपने यह नहीं कहा था कि ये दो मध्यम आकार के कबीले एक बड़ी सेना इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? वे अचानक आपस में कैसे लड़ने लगे? हे, सच कहूं तो मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हंसते हुए कहा, मैंने केवल लोहित कबीले और क्षत कबीले के बीच दरार डालने के लिए एक छोटी सी चाल चली थी, जिससे वे एक दूसरे पर शक और अविश्वास करने लगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। यह हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक अप्रत्याशित बोनस है। जब उसने दरार डालने की इस योजना को अंजाम दिया था, तो उसका आदर्श परिदृश्य केवल जटासुर और हिरण्य को एक दूसरे पर संदेह और अविश्वास पैदा करना था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जटासुर और हिरण्य वास्तव में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। विराट इसका अनुमान इसलिए नहीं लगा सका क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह को नियंत्रित कर रहा था, वह जटासुर और हिरण्य के लिए कितना अविश्वसनीय था। जटासुर और हिरण्य ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई कंटक महाद्वीप में घुसपैठ करेगा, वहां एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करेगा और फिर उस स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके गरुड़ कबीले पर हमला करने के लिए क्षत कबीले की सेना के वेश में एक बड़ी सेना को लामबंद करेगा। इसलिए न तो जटासुर और न ही हिरण्य ने इस संभावना पर विचार किया कि गरुड़ कबीले का विनाश मानव जाति से संबंधित था। उन दोनों का मानना था कि इसके लिए दूसरा पक्ष जिम्मेदार था, जिसका उद्देश्य उन्हें फंसाना था। जटासुर विशेष रूप से ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके तीसरे एल्डर क्रूर को विराट द्वारा जिंदा पकड़ लिया जाएगा, जिसने कंटक महाद्वीप में घुसपैठ की थी। क्षत कबीले में बचा हुआ क्रूर तीसरे एल्डर का रूप धारण करके विराट का पुतला अवतार बन गया था। जब उसने क्रूर के वेश में विराट के पुतला अवतार और शार्दूल के रूप से बदले हुए कौशिक के दृश्य को अपने क्षत कबीले के भीतर साजिश रचते देखा, तो उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उनके क्षत कबीले पर जो कुछ भी बीता था, वह हिरण्य द्वारा रची गई एक साजिश थी।
जब कौशिक के रूप में बदले हुए शार्दूल ने उसके दिव्य चेतना अवतार को नष्ट कर दिया, तो जटासुर की समझदारी पूरी तरह से गुस्से में बदल गई थी। विराट की दरार डालने की योजना, जो उसकी अपनी नजर में विशेष रूप से चतुर नहीं थी, जटासुर और हिरण्य की नजर में त्रुटिहीन थी। ऐसी साजिश के साथ जटासुर और हिरण्य के बीच का संघर्ष पूरी तरह से कैसे नहीं बढ़ता। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर ने प्रशंसा करते हुए कहा, भाई विराट, आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। बस एक साधारण सी चाल से आपने अंधकार दानव वंश को आपस में ही लड़वा दिया। आप अकेले ही 1000 सेनाओं से बढ़कर हैं। हालांकि विराट ने यह बात आसानी से कह दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और ऊर्जा खर्च की थी। जटासुर और हिरण्य जैसे अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ कोई बेवकूफ नहीं थे। उनके बीच संदेह और यहां तक कि संघर्ष को भड़काने की विराट की क्षमता एक सावधानीपूर्वक रची गई योजना के कार्यान्वयन का सुझाव देती है। ऐसा कार्य कोई आसान काम नहीं है। कंटक सेना की पूर्ण पैमाने पर लामबंदी ने शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। इतनी विशाल अंधकार दानव सेना से लड़ने से अकल्पनीय रूप से भारी जनहानि और लागत आती। फिर भी विराट ने अपनी रणनीतिक योजना और चतुर चालों के माध्यम से इस संकट को पूरी तरह से टाल दिया। ऐसी बुद्धि और क्षमता ने उपाध्यक्ष दिवाकर को झुकने पर मजबूर कर दिया। उपाध्यक्ष दिवाकर खुद एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और दुनिया में बहुत कम लोग उनके सम्मान के पात्र थे, लेकिन वह वास्तव में पूरे दिल से विराट की प्रशंसा करते थे। उपाध्यक्ष दिवाकर, आप बहुत दयालु हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर के शब्द सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराया। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहर जैसे ही स्वरा इत्मीनान से अपने भुने हुए मटन का आनंद ले रही थी और प्राचीन दिव्य चाय की चुस्कियां ले रही थीं, उसके चेहरे के भाव अचानक जम गए और उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप के पश्चिमी महाद्वीप की ओर देखा। उसने वहां जो देखा, उसने उसे और भी आश्चर्यचकित कर दिया। पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार रसातल के ऊपर मंडराने वाला स्थानिक मार्ग ढह गया था। ढहने से पैदा हुए खौफनाक स्थानिक तूफान ने अंधकार रसातल में तैनात बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को निगल लिया। वहां की स्थिति को देखते हुए इस स्थानिक तूफान ने दिव्य विकास लोक के कम से कम करोड़ों अंधकार दानवों को अपनी चपेट में ले लिया था। हाँ, यह स्थानिक मार्ग अचानक बिना किसी कारण के कैसे ढह सकता है? स्वरा ने यह देखकर जिज्ञासा से बुदबुदाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़के विराट ने पर्दे के पीछे से फिर से कोई चाल चली हो? इस स्थानिक तूफान ने इतनी बड़ी अंधकार दानव सेना से निपटकर शक्ति सिंधु महाद्वीप पर से दबाव को काफी कम कर दिया था। अन्यथा करोड़ों अंधकार दानवों का सफाया करना शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए कोई आसान काम नहीं होता। उसकी ताकत को देखते हुए, हाँ, वे अंधकार दानव भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब स्वरा स्थिति पर नजर रख रही थी, तो उसने अचानक देखा कि पश्चिमी महाद्वीप के अंधकार पर्वत के अंधकार दानव शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी हिस्से की ओर उड़ रहे थे। यह देखकर स्वरा को तुरंत एहसास हुआ कि अंधकार दानव भागना चाहते हैं। क्या मुझे उस लड़के विराट को सूचित करना चाहिए? स्वरा ने उस दृश्य को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक सोच भरा भाव था। अंधकार दानव मानव जाति के बहुत बड़े दुश्मन थे और वह उन्हें भागते हुए नहीं देखना चाहती थी। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटना नहीं चाहती थी। आखिरकार ये अंधकार दानव उसके लिए मामूली थे, जो उसके ध्यान के लायक नहीं थे। इसके अलावा उसकी ताकत अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी और वह अपना ठिकाना उजागर नहीं करना चाहती थी। वह जहां तक हो सके दखल देने से बचना चाहती थी। अंधकार दानवों के इन मामूली सैनिकों से निपटने के लिए सामने आने का जोखिम उठाना उचित नहीं था। इसलिए सबसे अच्छा समाधान यह था कि विराट को सूचित किया जाए और उसे अंधकार दानवों से निपटने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं का नेतृत्व करने को कहा जाए। ठीक जब स्वरा विराट को सूचित करने ही वाली थी कि अंधकार दानव स्वर्ग के बाहरी हिस्से की ओर भाग रहे हैं, तभी उसकी नजर अचानक तेज हो गई।
उसने देखा कि विराट के स्वर्ण नाग अवतार और तलवार संप्रदाय की सेना ने पहले ही अपना अभियान शुरू कर दिया है, बिना उसकी सूचना के। यह लड़का, ऐसा लगता है कि मैंने उसे कम आंका। दृश्य को खुलते हुए देखकर स्वरा ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। शक्ति सिंधु महाद्वीप, पश्चिमी महाद्वीप। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पहले ही जनरल रिया को तलवार संप्रदाय की सेना को लामबंद करने का निर्देश दे दिया था। अंधकार रसातल में स्थानिक तूफान की लहरें शांत होते ही उसने तुरंत तलवार संप्रदाय की सेना को शेष अंधकार दानव बलों पर हमला करने का आदेश दिया। जहां तक जरासंध और स्वर्ग के बाहरी हिस्से की ओर भाग रहे अन्य अंधकार दानवों का सवाल है, विराट ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। अब जबकि कंटक महाद्वीप और शक्ति सिंधु महाद्वीप को जोड़ने वाला स्थानिक मार्ग नष्ट हो गया है, जरासंध जैसे छोटे कबीलों के अंधकार दानव अब शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रुकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए उनकी सबसे संभावित कार्रवाई भागना ही है। विराट ने जरासंध और अन्य अंधकार दानवों को उनके कार्यों से नहीं रोका, बल्कि उन्हें भागने दिया। जितना अधिक वे भागेंगे, अंधकार दानव सेना का मनोबल उतना ही गिरेगा, उनकी लड़ने की शक्ति उतनी ही कम होगी और तलवार संप्रदाय की सेना के लिए उनसे निपटना उतना ही आसान होगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं को अलग अलग हमला करने की अनुमति दी। उसने खुद शक्ति सिंधु महाद्वीप के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिससे दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर बना और भागती हुई अंधकार दानव सेना की ओर दौड़ पड़ा। विराट के नेतृत्व में शक्ति सिंधु महाद्वीप पर हर कोई, चाहे वे पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या आम सैनिक, अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, जैसे कि उन्हें कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। आखिरकार वे फिर से इन अंधकार दानव दुश्मनों से लड़ सकते थे। वे लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए ये अंधकार दानव युद्ध गुणों के अलावा और कुछ नहीं थे, और इस समय के दौरान वे युद्ध गुणों की सख्त लालसा कर रहे थे। विराट ने जो भुना हुआ मटन भेंट किया था, उसके बदले युद्ध गुणों की जो मात्रा आवश्यक थी, वह बहुत अधिक थी। अंधकार दानवों के एक दल को मारे बिना उनके पास उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भुने हुए मटन का आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त गुण कैसे जमा हो सकते हैं। जब विराट ने आदेश जारी किया, तो शक्ति सिंधु महाद्वीप के रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ तलवार संप्रदाय की विभिन्न युद्ध शाखाओं के साथ भागती हुई अंधकार दानव सेना की ओर दौड़ पड़े। वर्षों के विकास के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप अब एक शक्तिशाली और सुसज्जित राष्ट्र बन गया था। अकेले दिव्य विकास लोक की सेना की संख्या 2 करोड़ से अधिक थी। जहां तक आरोहण लोक सेना की बात है, तो वह एक चौंका देने वाली 12 करोड़ थी। जनरल रिया ने भाग रहे अंधकार दानवों की ओर तलवार संप्रदाय की सेना का नेतृत्व किया। उसने मूल रूप से 1 लाख मजबूत 9वें स्तर के श्रेष्ठ श्रेणी के युद्धव्यूह की शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का इरादा किया था। उसने इस युद्ध के लिए तलवार संप्रदाय की विभिन्न युद्ध शाखाओं को प्रशिक्षित करने में काफी समय बिताया था। हालांकि जब वह अंततः भागती हुई अंधकार दानव सेना तक पहुंच गई, तो जनरल रिया को बहुत निराशा हुई। भागती हुई अंधकार दानव सेना पूरी तरह से कमजोर थी। तलवार संप्रदाय के युद्ध व्यूह का सामना करते हुए अंधकार दानव सेना ने वस्तुतः कोई प्रतिरोध नहीं किया। यह युद्ध अनिवार्य रूप से एक तरफा नरसंहार था, जो महासुवर्ण युद्ध व्यूह की शक्ति को प्रदर्शित करने में विफल रहा, जिसे उसने 1 लाख मजबूत 9वें स्तर के श्रेष्ठ श्रेणी के युद्ध व्यूह का उपयोग करके बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था। महासुवर्ण युद्ध व्यूह के हमले के तहत घनी आबादी वाली अंधकार दानव सेना पूरी तरह से हार गई थी, जो कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। इन छोटे कबीलों का गठबंधन एक डीला गठबंधन था। उनकी लड़ने की ताकत क्षत कबीले की सेना से बहुत कम थी। तलवार संप्रदाय की सेना की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा स्थानिक मार्ग के ढांने के साथ ये अंधकार दानव केवल भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनके लड़ने का जज्बा पूरी तरह से खत्म हो गया था और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। वे तलवार संप्रदाय के युद्ध कठोर सैनिकों के सामने
कुछ भी नहीं थे। इस युद्ध को युद्ध भी नहीं कहा जा सकता था। यह केवल तलवार संप्रदाय की सेना द्वारा अंधकार दानवों का शिकार करना था। भागते हुए अंधकार दानव शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं के लिए युद्ध गुण प्राप्त करने की वस्तुओं से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। इस दृश्य को देखकर जरासंध का चेहरा पीला पड़ गया। उसे वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप की सेना के इतना खौफनाक होने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसे यह बात पहले पता होती तो वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की सेना का सामना करने के बजाय क्षत कबीले की सेना का सामना करना पसंद करता। अपनी 2 करोड़ दिव्य विकास लोक की सेना के साथ यहां तक कि क्षत कबीले की सेना के खिलाफ लड़ाई में भी वे इतने असहाय कभी नहीं होते कि केवल कटने के लिए ही रह जाएं। लेकिन अफसोस, अब पछताने का समय निकल चुका था। वूश! ठीक जब जरासंध भागते हुए ओजस कबीले की सेना का नेतृत्व कर रहा था, तभी अचानक आगे के ब्रह्मांडीय आकाश से एक तेज तलवार की रोशनी चमकी, जो उसे काटते हुए गुजरी। अरे नहीं! जरासंध यह देखकर भयभीत हो गया और उसने तलवार की रोशनी से बचने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, वह उसे काट चुकी थी। जरासंध का शरीर तुरंत कड़ा हो गया और अगले ही पल उसका विशाल शरीर बिखर गया, जो धूल में बदलकर पूरे ब्रह्मांडीय आकाश में फैल गया। जरासंध के मरने के बाद अंधकार दानव सेना तुरंत और भी अधिक बिखर गई और बिना सिर वाली मक्खियों की तरह सभी दिशाओं में भागने लगी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार, साथ ही एल्डर पवन, उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत और शक्ति सिंधु महाद्वीप के अन्य विशेषज्ञों ने पीछे हट रही अंधकार दानव सेना का रास्ता रोक लिया। तलवार संप्रदाय की विभिन्न युद्ध शाखाओं से पीछा कर रही सेनाओं के साथ मिलकर उन्होंने अंधकार दानव सेना के खिलाफ दोनों तरफ से हमला कर दिया। सब लोग खुलकर लड़ो! एक ही तलवार के प्रहार से जरासंध को मारने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पूरी तरह से टूट चुकी अंधकार दानव सेना पर नजर डाली और एल्डर पवन, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों से कहा। मूल रूप से उसने अंधकार दानव सेना से निपटने के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर बनाने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप के विशेषज्ञों के साथ संयोजन करने का इरादा किया था। हालांकि अंधकार दानवों के ये छोटे कबीले युद्ध में बहुत कमजोर थे, जिससे दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर पूरी तरह से अनावश्यक हो गया था। इसके अलावा अब अंधकार दानव सेना विशाल ब्रह्मांड में बिखरकर भाग रही थी, इसलिए दिव्य पंख तलवार व्यूह का चौथा स्तर बेकार हो गया था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बात सुनकर शक्ति सिंधु महाद्वीप के विशेषज्ञ भागती हुई अंधकार दानव सेना का पीछा करते हुए सभी दिशाओं में फैल गए। ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रमुखता से दिखाई दे रही थी। अपनी तलवार के केवल एक प्रहार से उसने अरबों मील के स्थान को जमा दिया और ब्रह्मांड के एक विशाल विस्तार को पूरी तरह से बर्फ में बदल दिया। उसकी तलवार के हर प्रहार ने अंधकार दानव सेना के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दिया। उसकी विनाशकारी शक्ति शक्ति सिंधु महाद्वीप के सभी विशेषज्ञों में बेजोड़ थी। एल्डर पवन और उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे शक्तिशाली लोग भी उसकी तुलना में फीके पड़ गए। यह श्वेत वस्त्रधारी आकृति कोई और नहीं बल्कि हिमशिखा थी। हिम प्राचीन तलवार को पकड़े हुए उसने ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश को पार किया। वह जहां भी गई उसे रोकना असंभव था। एल्डर पवन और उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे विशेषज्ञ भी हिमशिखा के खौफनाक प्रदर्शन को देखकर चकित थे। विराट का स्वर्ण नाग अवतार श्वेत वस्त्रधारी आकृति को ब्रह्मांडीय आकाश में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मारते हुए देखकर घोर आश्चर्य प्रकट किए बिना नहीं रह सका। उस महिला हिमशिखा ने वास्तव में अपनी ताकत फिर से काफी बढ़ा ली थी। उसकी हाल की साधना गति वास्तव में खौफनाक थी। अगर उसने बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 19वें स्तर को पार नहीं किया होता और उसे अपनी ताकत में वृद्धि का अनुभव नहीं हुआ होता, तो वह जरूरी नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी होता। हिमशिखा के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रदर्शन को देखकर विराट को अचानक थोड़ा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि उसे भी अपनी साधना में तेजी लानी होगी।
अन्यथा अगर वह सच में उस महिला हिमशिखा से हार गया तो यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। उसे पता था कि हिमशिखा और स्वरा के बीच एक समझौता हुआ था। हिमशिखा के लिए स्वरा की शिष्या बनने की शर्त उसे हराना थी, और अगर हिमशिखा इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो एक बार जब उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वह अनिवार्य रूप से उसे फिर से चुनौती देगी। इस युद्ध के बाद उसके स्वर्ण नाग अवतार को पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल खंडरों की यात्रा करने की आवश्यकता होगी। पहले शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अंधकार दानव वंश द्वारा अचानक किए गए हमले को रोकने के लिए स्वर्ण नाग अवतार ने आसानी से पश्चिमी महाद्वीप को छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी, बल्कि वहीं तैनात रहा था। इसलिए भले ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पहले ही दिव्य नाग के 9 रूप के तीसरे रूप को उसकी सीमा तक साध लिया था, फिर भी उसने आगे की साधना विधियों को खोजने के लिए पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल खंडरों में जाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब शक्ति सिंधु महाद्वीप और कंटक महाद्वीप को जोड़ने वाले स्थानिक मार्ग के नष्ट हो जाने से उसे अब अंधकार दानव वंश के अचानक हमले को रोकने के लिए लगातार पश्चिमी महाद्वीप की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए दिव्य नाग के 9 रूप के लिए आगे की साधना विधियों को खोजने के लिए जाने का समय आ गया था। विशाल ब्रह्मांड में स्वरा दूर चल रहे भयंकर युद्ध को देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए 2 करोड़ अंधकार दानव वंश के सैनिकों से निपटना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने तलवार संप्रदाय की क्षमताओं को बहुत कम आंका था। तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं की खौफनाक ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच